हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फोकस एयर। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं दिसंबर 2019 और जुलाई 2019 के सीटेट का पेपर। और इस सीटेट के पेपर में हम केवल चर्चा करेंगे गणित पेडागोजी पर। तो आपने देखा होगा लगभग एक पेपर के अंदर गणित पेडागोजी के लगभग 15 क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरह से दोनों पेपर को अगर हम देखें तो दोनों पेपर के लगभग 30 क्वेश्चन आज हम करेंगे। और इससे पहले हम वर्ग 3 के पर्यावरण और गणित के क्वेश्चन के बारे में भी चर्चा कर चुके हैं, तो उसको भी आप देख लीजिए। अगर उसको आपने नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ये आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि हम बीच बीच में ये क्वेश्चन भी इसलिए कर रहे हैं, जैसे कि अभी हमारा गणित पेडागोजी का चल रहा है। गणित पेडागोजी हमारी चल रही है, उसमें 4 भाग हम लेकर आ चुके हैं। और 4 भाग के बाद अभी आगे भी उसमें कुछ भाग और आना बाकी है, तो वो हम लाते रहेंगे। लेकिन साथ साथ में हम कुछ क्वेश्चन पेपर भी करते रहेंगे, जिससे हमें पता चलता रहे कि किस तरह के क्वेश्चन गणित पेडागोजी में आ रहे हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है और पेपर का 31 नंबर का क्वेश्चन है, तो आइए देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से किसे संरचनात्मक यानी रचनावादी गणितीय कक्ष का लक्षण नहीं माना जा सकता। देखिए, संरचनात्मक गणितीय, तो देखिए संरचनात्मक का मतलब होता है कि बच्चे अपने द्वारा कुछ नया बताएं या अपने विचार व्यक्त करें या अपने द्वारा कुछ नया करने की जो क्षमता उनके अंदर होती है, तो उसका एक लक्षण हमें देखना है कौन सा नहीं है। तो देखिए, पहला ऑप्शन इसका है कि प्राथमिक स्तर पर आकलन के लिए विषय परक प्रकार की परीक्षा का उपयोग किया जाए। यानी बच्चों की हर एक विषय की अलग अलग परीक्षा लेकर हम उसकी गणितीय संरचना को देख सकते हैं, भाई मतलब उसकी रचनावादिता को समझ सकते हैं। तो ये इसका लगभग नहीं हो सकता, ये गलत लग रहा है इसका कि भाई विषय की हमें क्या करना है, परीक्षा। तो परीक्षा द्वारा कोई संरचनात्मक दृष्टिकोण नहीं दिखाई देता बच्चों का। इसके बाद दूसरा है गणित और दूसरे पाठ्येतर क्षेत्रों के बीच के संबंधों को उजागर किया जाए। ये सही है कि भाई देख, गणित के साथ साथ हम दूसरे विषय का भी उनका अंतर जो क्रिया होती है, अंतर क्रिया उनकी बच्चों की, उसको भी हम जांच सकें कि वो किधर किधर दूसरे सब्जेक्ट के साथ भी जुड़ा हुआ है। इसके बाद तीसरा है गणित के अधिगम में भाषा और संवादों की भूमिका पर उचित ध्यान दिया जाता है। गणित में क्या करते हैं हम, भाषा पे और उनके संवादों पर विशेष ध्यान देते हैं। बिल्कुल सही है ये कि बिल्कुल ध्यान से उसके एक एक वर्ड को हमें देखना होता है कि किसके बारे में क्या लिखा हुआ है। इसके बाद आखिरी ऑप्शन है अध्यापक स्वीकार करता है कि दी गई अन्योन क्रिया को विभिन्न विद्यार्थी अलग अलग प्रकार से समझ सकते हैं। तो ये भी बिल्कुल सही है कि भाई जो अध्यापक हैं वो उन्होंने ये स्वीकार किया कि जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, अपने अपने अनुसार किसी भी समस्या को अलग अलग प्रकार से भी समझ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए दूसरा तीसरा चौथा जो है बिल्कुल सही लग रहा है। इसका जो पहला ऑप्शन है कि परीक्षा हमें विषय की अलग अलग लेना चाहिए, तो वो लगभग गलत लग रहा है। तो इसका पहला उत्तर सही हो जाएगा इसके लिए। तो इसके बाद अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन से कथन की सहमति गणित के संरचनात्मक यानी कि रचनावादी दृष्टिकोण से की जा सकती है। तो देखिए, हमें यहाँ पे गणित के बारे में बताना है कि रचनात्मक यानी रचनावादी दृष्टिकोण से किस तरह से हम गणित की एक तरह से व्याख्या कर सकते हैं। देखिए, गणित पूर्णतः विषय परक है। तो गणित पूर्णतः विषय परक यानी कि हमेशा विषय पे ही आधारित है पूरा। इसके बाद दूसरा है मानस दर्शन गणित का महत्वपूर्ण पहलू है। मतलब गणित में हम मानस दर्शन यानी कि विजुअल इमेज, एक तरह से दिखने वाली जो हम पिक्चर्स जो बुक में हम रखते हैं, तो उससे क्या होता है गणित थोड़ा ज़्यादा प्रभावशील दिखाई देता है। इसके बाद तीसरा है गणित तथ्यों को सीखने के बारे में। क्या गणित में हम केवल तथ्य सीखते रहते हैं, तो ऐसा भी नहीं है। गणितज्ञों सच्चाई का आविष्कार अपेक्षित होना चाहिए, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इसका दूसरा उत्तर बिल्कुल सही है, मानस दर्शन गणित का महत्वपूर्ण पहलू है। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप बच्चों में त्रिविम समझ को विकसित करने के लिए अधिक उपयुक्त होगा। त्रिविम समझ का मतलब होता है कि एक तरह से त्रिविमीय आकृति जो हमने देखी जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई भी दिखाई देती है, तो उसको किस तरह से हम समझा सकते हैं, बच्चों को किस तरह से विकसित की जा सकती है समझ। तो उसके लिए पहला ऑप्शन है चंद्रमा के उदय होने का समय लिखना। तो चंद्रमा के उदय होने के समय लिखने से कोई संबंधित नहीं है बिल्कुल भी ये। इसके बाद संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना। तो संख्या रेखा पर निरूपित करने से कोई किसी प्रकार की त्रिविमाकृति का ज्ञान नहीं होता है। इसके बाद बोतल के ऊपरी दृश्य को चित्रित करना। हाँ, इसके द्वारा हम कर सकते हैं त्रिविम समझ को विकसित, कि हम बोतल का अगर ऊपरी दृश्य दिखाएं तो उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी दिखाई देगी। इसके बाद मानचित्रों पर शहरों का स्थान निर्धारण करना। तो इससे भी किसी प्रकार कोई त्रिविम आकृति का ज्ञान नहीं होगा। तो इसका बिल्कुल तीसरा उत्तर बिल्कुल सही होगा। तो अगला है इसके बाद
कि गणित के अधिगम के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। अगर गणित हमें सिखाना है बच्चों को तो उसके लिए क्या सही नहीं है यहाँ पे। तो देखिए, पहला है कि विद्यार्थियों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि का गणित के निष्पादन पर असर होता है। देखिए, सामाजिक और आर्थिक का ऐसा कोई खास असर गणित पे सीखने पे नहीं पड़ता है। गणित सीखना तो एक बुद्धि और हमारी तर्क के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई हम किस तरह से गणित के लिए सोच सकते हैं। तो इसमें सामाजिक और आर्थिक का कोई ऐसा विशेष महत्व नहीं रहता है, ये उन्होंने गलत दिया है। तो यानी कि यहाँ पे सही नहीं है, पूछा था हमसे कि निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है, तो ये इसका लगभग सही नहीं लग रहा है। इसके बाद दूसरा है, विद्यालय में दिए जाने वाले निर्देशों की भाषा का असर बच्चे के गणित के प्रदर्शन पर हो सकता है। तो हाँ, बिल्कुल इसका असर तो हो सकता है, क्योंकि जैसे निर्देश देंगे हम बच्चा वैसे ही सीखेगा। इसके बाद गणित में उत्कृष्ट प्रदर्शन की प्रतिभा स्वाभाविक होती है। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चे सब अपनी अपनी प्रतिभा के अनुसार कार्य करते हैं, ये भी सही है। और अगला है, अध्यापक के सीखने वालों के प्रति विचारों का अधिगम परिणामों पर प्रभावशाली असर होना, तो ये भी लगभग सही है। तो यहाँ पे इसका पहला उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा, जो नहीं है करके पूछा था, तो पहला उत्तर बिल्कुल सही रहेगा इसका। तो अगला क्वेश्चन है कि गणित के प्राथमिक पाठ्यक्रम में प्रतिचित्रण का परिचय देने का मुख्य प्रयोजन क्या है। देखिए, यहाँ पे प्रतिचित्रण क्यों दिया गया है प्राथमिक पाठ्यक्रम में, तो क्या कारण है देखते हैं। देखिए, पहला है कि त्रिविम विचार क्षमता को प्रोत्साहन देता है, क्या विचार क्षमता इससे बढ़ जाती है। दूसरा है, आनुपातिक विवेचन को प्रोत्साहन देता है, क्या बच्चे आनुपातिक में यानी तुलना करना सीख जाते हैं अच्छे से। इसके बाद तीसरा है कि विषय को सरल और रुचिकर बनाना, इससे विषय सरल और रुचिकर बनता है। या डी वाला है कि संख्याओं की नीरसता को समाप्त करना। तो इन चारों में से कौन कौन से सही हैं वो हमें बताना है। तो यहाँ पे देखिए, इसमें जो सबसे सही लग रहे हैं वो हैं हमारे जो तीसरा नंबर का ऑप्शन है इसमें, यानी ए और सी। तो ये उत्तर बिल्कुल सही होगा, यानी त्रिविम विचार क्षमता को भी बढ़ाता है और उससे हमारा जो सी नंबर का दिखाई दे रहा है विषय को सरल और रुचिकर भी बनाता है। तो ये इसलिए त्रिविम का यानी कि हमें प्रतिचित्रण का परिचय देना आवश्यक है। तो इसका बिल्कुल तीसरा उत्तर सही हो जाएगा। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कक्षा 2 के छात्रों को 44 लिखने के लिए कहा गया। तो कुछ इन्होंने क्या लिख दिया भाई, 404 लिख दिया। तो अध्यापक के रूप में आप इसको कैसे संबोधित करेंगे या किस तरह से इसको बताएंगे। देखिए, यहाँ पे इसके ऑप्शन है, उनको उस समूह में रखेंगे जिसने सही लिखा है, या उन्हें सही उत्तर प्राप्त करने के लिए कहेंगे, या उनकी कॉपियों में सही उत्तर लिखेंगे, या फिर मूर्त पदार्थ से विनिमय नियम सिखाएंगे। तो देखिए, यहाँ पे इसका चौथा उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है, एनसीएफ यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से विषय प्राथमिक विद्यालय में गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है। तो गणित पाठ्यक्रम में क्या क्या नहीं रखा गया है। देखिए, प्रतिरूप तो रखा गया है बिल्कुल, जिसमें छाया बनती हैं। अनुपात, चौपड़ यानी टाइलिंग वगैरह, चौपड़ से संबंधित कुछ गतिविधियाँ। इसके बाद सममिति यानी ज्यामिति, तो ये भी रखा गया है। तो यहाँ पे अनुपात के बारे में बिल्कुल भी नहीं रखा गया है, प्राथमिक स्तर पे अनुपात नहीं पढ़ाया जाता। तो ये इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दूसरा। तो अगला है, इसके बाद सूत्र का प्रयोग किए बिना अध्यापक निम्नलिखित में से किन साधनों या शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग करके ये दर्शाने के लिए कर सकता है कि विभिन्न आयामों वाले दो आयतों का क्षेत्रफल बिल्कुल समान होगा। तो देखिए, दो आयतों का बिल्कुल क्षेत्रफल जो समान होता है वो केवल ग्राफ पेपर और टाइल्स के द्वारा आप बता सकते हैं। ग्राफ पेपर में आप आकृति बना सकते हैं, और जो टाइल्स होते हैं उनका आप एक तरह से तुलना करेंगे तो बिल्कुल सही उत्तर इसका आएगा। यानी आयतों के क्षेत्रफल बराबर हम कर सकते हैं ग्राफ और टाइल द्वारा, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा फोर्थ नंबर का, जैसे जिसमें लिखा हुआ है बी और डी। तो ये 4 नंबर का बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो अगला है, इसके बाद कि प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को गणित पढ़ाने के लिए बनाई जाने वाली पाठ्य योजना का निम्नलिखित में से कौन सा अति महत्वपूर्ण पहलू है। तो देखिए, यहाँ पे अति महत्वपूर्ण पहलू यहाँ पे बताना है। तो अति महत्वपूर्ण अगर पहलू की हम बात करें, यानी सबसे ज़्यादा उपयुक्त, तो यहाँ पे क्या होगा, तो सबसे ज़्यादा उपयुक्त होगा क्रियाकलापों को लिखना और इस संदर्भ में प्रश्न देना। यानी क्रियाकलाप एक्टिविटीज़ के द्वारा हम ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य कर सकते हैं, अच्छे से बच्चों को सिखा सकते हैं। तो ये इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, दूसरा सही उत्तर है। तो अगला है, इसके बाद निम्न में से गणित में उपलब्धि कम होने का कारण क्या हो सकता है। देखिए, उपलब्धि कम होने के कारण बच्चे कम उपलब्धि क्यों हासिल कर पा रहे हैं, उसका मुख्य कारण यहाँ पे हो सकता है कि व्यक्ति की स्वाभाविक क्षमता। देखिए, व्यक्ति की स्वाभाविक क्षमता इसका मुख्य कारण है कि अपनी स्वाभाविक यानी अपनी प्रकृति के आधार पर, अपनी बुद्धिमत्ता के आधार पर ही बच्चा जो है अपनी उपलब्धि हासिल कर सकता है। तो ये उसका मेन कारण होगा। तो दूसरा इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आगे देख लेते हैं, ये समझाने के लिए कि 1/4 1/3 से छोटा है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना सबसे
अधिक उपयुक्त होगी। देखिए यहाँ पे हमें 1/4 को छोटा बताना है, किससे? 1/3 से। तो उसको बताने के लिए सबसे अच्छा तरीका यहाँ पे डाइनिस ब्लॉक होते हैं। तो डाइनिस ब्लॉक का प्रयोग हम किस तरह से करते हैं? जैसे आपने देखा होगा डाइस जो होती है, जो चौकोर होती है घन के आकार की, तो उसके द्वारा हम डाइनिस ब्लॉक उसी को कहते हैं। तो उससे हम क्या कर सकते हैं? 1/4 और 1/3 में आसानी से संबंध बता सकते हैं। तो इसका पहला उत्तर बिल्कुल सही रहेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसमें से कौन सा सही नहीं है? तो देखिए यहाँ पे अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं, सही है। एक अंक वाली केवल 4 अभाज्य संख्याएं, बिल्कुल सही है। सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं, तो ये देखिए ये बिल्कुल गलत यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये सही नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तीसरा। तो अगला है इसके बाद, मैं एक 2 अंकों की संख्या हूँ, दहाई के स्थान पर अंक और इकाई के स्थान पर अंक क्रमिक अभाज्य संख्या। देखिए यहाँ पे इकाई के स्थान पर क्या है? अभाज्य संख्या है, और अंकों का योग 3 है और 4 का गुणज होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे एक ही ऐसी संख्या दिखाई दे रही है, वो है 57। 57 को यदि हम जोड़ते हैं तो 12 आएगा, और 12 4 से कटने वाली संख्या होती है। और इसके बाद 12 को भी अगर हम दोनों अंकों को जोड़ें तो 3 ही आता है। तो इसका मतलब ये है कि ये इसका तीसरा उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगला है, हिंदू अरबी गणना प्रणाली के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो देखिए हिंदू अरबी प्रणाली जो होती है इसमें 10 आधारी संख्या लेके चलते हैं हम। तो देखिए पहला इसमें दिया है, इसमें आधार 2 की प्रणाली का पालन किया जाता है। तो पहला ही उत्तर इसका गलत हो गया, यानी पहला जो ऑप्शन है वो इसका गलत है, क्योंकि इसमें आधार 2 हम लेकर नहीं चलते हैं। तो इसमें इसका हम पहला उत्तर बिल्कुल सही लगा देंगे। तो इसके बाद इसका अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शाब्दिक समस्या के प्रकार को पहचानिए। तो किस तरह की समस्या है उसको हमें पहचानना है। मेरे पास 6 पेंसिल हैं, मनीष के पास मेरे से 2 अधिक हैं, तो मनीष के पास कितनी पेंसिल हो गई हैं? तो देखिए ये किस तरह की समस्या है कि इसमें 2 अधिक की बात की जा रही है, तो एक तरह से जमा हो रही हैं। तो इसको हम कह सकते हैं तुलना तो हम कर ही रहे हैं, और तुलनात्मक कैसी है? जमा वाली, तो जमा हो रही है यहाँ पर, इसलिए तीसरा उत्तर इसका सही है, तुलनात्मक जमा। चलिए अब हम जुलाई 2019 सीटेट पेपर की मैथ्स पेडागोजी देख लेते हैं, आइए। तो चलिए आइए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए आप इसमें देख रहे हैं कुछ टिक लगे हुए दिखाई देंगे आपको, तो ये आप कुछ सही भी हो सकते हैं टिक, इसमें कुछ गलत भी होंगे। तो हमें केवल डिस्कस करना है और हम आपको एक सही उत्तर भी बताते जाएंगे। तो देखिए पहला है कि समावेशित विद्यालय में आप अपनी कक्षा के दृष्टिबाधित छात्रों की आवश्यकताओं कैसे पूरा करेंगे? तो इसका सही उत्तर बिल्कुल पहला जो दिखाई दे रहा है बिल्कुल सही है कि शिक्षण अधिगम की वैकल्पिक प्रणालियों का और साधनों का ही प्रयोग किया जाएगा। ज़्यादातर हम एक्टिविटीज़ या साधनों का ही प्रयोग करके दृष्टिबाधितों को आवश्यकता दे सकते हैं अच्छे से। चलिए इसके बाद दूसरा देख लेते हैं। तो अगला है, कक्षा 3 के छात्र ने 16 × 25 का गुणा इस प्रकार से किया है। देखिए तो आपको दिखाई दे रहा है 16 और इंटू जो 25 है इसका गुणा किस तरह से किया है? टुकड़ों में किया है, यानी 8 × 2 × 5 × 5, इस तरह से करके वो 400 उत्तर लेकर आता है। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए छात्र ने गुणन के किस प्रकार के नियम को अपनाया है? तो ध्यान रखिए जब भी हम तोड़ तोड़ के टुकड़ों में करते हैं गुणा, तो उसको हम वितरण सिद्धांत कहते हैं। तो यहाँ पर वितरण सिद्धांत इसका सही उत्तर हो जाएगा, 4 नंबर का उत्तर बिल्कुल सही है। अगला है इसके बाद, निम्नलिखित में से क्या प्रारंभिक संख्या संकल्पना से संबंधित नहीं है? तो प्रारंभिक संख्या संकल्पना यानी कि शुरुआती जो हम संकल्पना सीखते हैं संख्याओं की, तो उसमें क्या संबंधित नहीं है? जैसे कि वर्ग समावेश, वर्ग वगैरह भी आते हैं, उसके अंदर मापन भी आता है, वर्गीकरण भी आता है, केवल संरक्षण ही ऐसा है जो उसके अंतर्गत नहीं आता है, प्रारंभिक संख्या संकल्पना के अंतर्गत नहीं आएगा। तो इसका दूसरा उत्तर बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि संख्यांक और संख्या के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो देखिए यहाँ पे संख्यांक और संख्या, यानी संख्या तो बहुत सारी प्रकार की हो सकती हैं, और संख्यांक का मतलब होता है संख्या का जो अंक है उनके बारे में। तो हमें बताना है कौन सा सही होगा। तो पहला दिया है इसमें कि संख्यांक एक प्रतीक है जिसे संख्या को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। संख्या को प्रदर्शित करने के लिए हम अंकों का प्रयोग करते हैं। इसके बाद दूसरा कह रहे हैं कि एक संख्या को विभिन्न संख्यांकों द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। देखिए संख्या को हम विभिन्न अंकों द्वारा लिख सकते हैं, संख्यांकों द्वारा। तो ये भी बिल्कुल सही कह रहे हैं, यानी ए और बी दोनों ही क्या है इसके सत्य हैं, यानी तीसरा उत्तर बिल्कुल सही होगा। अगला है इसके बाद के निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय प्रारूप नहीं है? तो गणितीय प्रारूप देखिए जैसे कि हम मानस दर्शन तो करते हैं, देखकर सीखते हैं। इसके बाद आकलन करना ये भी हम करते हैं, पक्षांतर भी गणित में करते रहते हैं। केवल एक ही है कंठस्थ करना, ये कठिन कंठस्थ करना काम इसमें नहीं होता है गणित में, किसी तरह का रटने वाला काम नहीं करते हैं। तो ये दूसरा उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसके बाद अगला है कि योग पर निम्नलिखित शाब्दिक समस्याओं को पढ़िए। तो देखिए हमें यहाँ पे शाब्दिक समस्याएं दी हैं कुछ, तो इनको पढ़ते हैं। एक टोकरी में 15 संतरे हैं और दूसरी टोकरी में 17 संतरे हैं, सब मिलाकर कितने संतरे हुए? तो देखिए एक तरह के इसमें मिलाकर लिखना है। दूसरा है, एक 9,950 वाले मोबाइल फ़ोन की कीमत में बजट के बाद 375 की वृद्धि हो गई, तो नई कीमत क्या है? देखिए इसमें वृद्धि हो रही है, यानी बढ़ रहा है, यानी बढ़ने को कहते हैं हम संवर्धन, एक तरह से फैलना।
तो इसमें हमें बताना है कौन सा उत्तर सही है। तो इसका ए जो पहला उत्तर दिखाई दे रहा है बिल्कुल सही होगा कि ए योग की समुच्चय संरचना को बता रहा है, और यहाँ पे जो बी है वो योग की संवर्धन संरचना को बताता है। तो पहला उत्तर बिल्कुल इसका सही होगा। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि एक अध्यापक कक्षा 4 के छात्रों को निम्नलिखित कार्य देता है कि 25 टाइल को सभी संभव आयताकार व्यूओं में व्यवस्थित करें, यानी 25 टाइल को हमें आयताकार रूप में रखना है। तो इस कार्य से निम्नलिखित में से कौन सी गणितीय अवधारणाओं से संबोधित किया जा सकता है। तो इससे हम लगभग क्या क्या ज्ञात कर सकते हैं, क्या क्या जानकारी मिलती है। एक तो क्षेत्रफल की जानकारी मिलती है, एक इसके बाद इसमें हमें गुणनखंड के बारे में भी जानकारी मिलती है और परिमाप के बारे में भी। बाकी आयतन के बारे में जानकारी इससे नहीं मिलती, क्योंकि आयतन क्या होता है भाई, आयतन एक तरह से लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई इसमें जाती है, तो आयत में ऐसी तरह से कोई ऊंचाई नहीं होती है। तो क्षेत्रफल, गुणनखंड और परिमाप के बारे में जानकारी मिलेगी। तो इसका पहला उत्तर बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला है पियाजे के प्रस्ताव के अनुसार माप में विभिन्न भौतिक राशियों के संरक्षण की योग्यता के विषय में सही कथन को पहचानिए। देखिए यहाँ पे सही कथन पहचानना है, तो आपको एक ही बात ध्यान रखना है, चौथा नंबर का जिसमें टिक लगा हुआ है बिल्कुल सही लगा हुआ है कि भार के संरक्षण की समझ आयतन के संरक्षण से पहले आई। जब हम आयतन पढ़ रहे होंगे तो पहले हमें भार को सीखना पड़ेगा, यानी पहले भार की समझ हमें आ जाएगी, वजन किस में ज़्यादा है, उसके बाद हम आयतन को सीख सकते हैं। तो ये इसका चौथा उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद अगला है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 की अनुशंसा के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों का गणित पाठ्यक्रम किस तरह का होना चाहिए। तो देखिए इसमें जो चौथा नंबर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है बिल्कुल सही लगा हुआ है कि छात्रों के प्रतिदिन के अनुभवों से संबंधित होना चाहिए, यानी हमें गणित में ऐसे पाठ्यक्रम, ऐसे सब्जेक्ट, ऐसी मतलब बातें रखना चाहिए जो उनके प्रतिदिन के कार्यों से संबंधित हों। तो इसका चौथा उत्तर बिल्कुल सही है। अगला है इसके बाद कि दो दशमलव वाली संख्याओं के गुणन जैसे कि 0.3 इंटू 0.2 इक्वल टू 0.006 की संकल्पना को समझाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम साधन उचित है। तो देखिए यहाँ पे हमें दशमलव वाली संख्याओं को अगर गुणा सिखाना है बच्चों को पॉइंट में, तो उसके लिए हमें किसका यूज करना चाहिए। तो उसके लिए हमें डायनेस जो ब्लॉक होते हैं तो उसका तो बिल्कुल भी उपयोग नहीं करना चाहिए, सीधा सीधा हमें ग्राफ पेपर का यहाँ पे उपयोग करना चाहिए, क्योंकि ग्राफ पेपर के द्वारा हम बिल्कुल आसानी से दशमलव वाली संख्याओं को गुणा सिखा सकते हैं। उसमें लाइनिंग के द्वारा जब हम करते हैं तो आसानी समझने बच्चों को आ जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बोन हेले के स्तर जिस विकास की अवस्थाओं का संकेत करते हैं वह हैं। तो देखिए यहाँ पे जो बोन हेले हैं उन्होंने किसके बारे में बात की, किस विकास के बारे में बात की, तो उन्होंने ज्यामितीय चिंतन के बारे में बात करी। आप इसका बिल्कुल ध्यान रखिए कि बोन हेले ने ज्यामितीय चिंतन के आधार पर कुछ विकास की अवस्थाएँ बताई हैं। तो ये बिल्कुल दूसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सा गणित में प्रश्न हल करने का कौशल है। प्रश्न को हल करने का कौशल क्या होता है, देखिए तो यहाँ पे विवेचन करना, चर का प्रयोग करना और प्रतिरूप देखना। तो ये दूसरा जो दिखाई दे रहा है बिल्कुल सही उत्तर होगा कि हम पहले विवेचन करते हैं, उसमें फिर समझने के बाद चर का प्रयोग करेंगे, फिर इसके बाद उसके प्रतिरूप जो भी उसके आंसर्स निकलेंगे उनको हम देखते हैं। तो ये इसका बिल्कुल सही उत्तर है दूसरा। तो अगला है इसके बाद कि गणितीय अध्यापन को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है। अगर हम प्रभावी बनाना चाहते हैं तो उसमें से तीनों कोई विशेषता ऐसी होंगी जिनसे प्रभावी बनता है, बाकी एक ऐसा होगा जिससे प्रभावी नहीं बनेगा। देखिए उसका पहला ऑप्शन देखिए कि एक नई संकल्पना का परिचय देने के लिए समय के नियम का कठोरता से पालन। तो देखिए आप कठोरता से पालन कर रहे हैं, तो इसमें कठोरता से पालन का कोई काम ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कठोरता से पालन नहीं करना है, लचीला हमें रखना है अपने पाठ्यचर्या को और पाठ्यक्रम को थोड़ा सा। तो ये इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा पहला वाला। तो अगला है इसके बाद कि कक्षा 3 में चतुर्थांश 1/4 की संकल्पना समझाने के लिए अध्यापक को कौन से उचित अनुक्रम का अनुसरण करने की आवश्यकता है। अगर हम उसको 1/4 की संकल्पना समझाना है कि कैसे किस तरह से ये बन जाता है, तो उसको हम कैसे समझाएंगे। देखिए इसमें 3 बिंदु दिए हैं कि चतुर्थांश के प्रतीक को श्यामपट्ट पर लिखना, या ठोस पदार्थ लेकर उसे चतुर्थांशों में बांटना, या चतुर्थांश को प्रदर्शित करने वाले चित्र दिखाना। तो इसमें क्रम किस तरह से होना चाहिए मैं आपको बताता हूँ कि पहले तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ठोस पदार्थ उसके सामने रखना है। भाई कुछ पदार्थ लेकर आओ, उसके सामने उसको दिखाओ मूर्त रूप से। इसके बाद जब वो मूर्त रूप को समझ जाए तो फिर हमें क्या करना है, सी नंबर का जो ऑप्शन है चतुर्थांश को चित्र बना के बोर्ड पर हम दिखा सकते हैं। इसके बाद लास्ट में उसके प्रतीक हम उसको दिखा दो। तो इसका दूसरा जो उत्तर दिख रहा है BCA, इस तरह का क्रम इसका सही उत्तर होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो जाया करे। और साथ में अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उनके आंसर्स आपको अगली वीडियो में मिल जाया करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।